हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कोई एसिड या फिर बेस का सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। To find the amount of H positive or OH negative ions present in a solution, use of a universal indicator which is a mixture of several indicators. अगर हमें किसी सॉल्यूशन में ये पता करना हो कि कितने हाइड्रोजन के आयंस या फिर कितने हाइड्रोक्साइड के आयंस प्रेजेंट है, तो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। वो अगर जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उतना ही बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन उनकी क्वांटिटी कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली में अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है तो कितने हैं क्वांटिटी में, हाइड्रोक्साइड के आयंस है तो क्वांटिटी वाइज कितने हैं। तो उसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो यूज करते हैं, और वो खुद बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। The universal indicators show different color at different concentration of hydrogen ions in a solution. जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो हाइड्रोजन आयंस की अलग अलग कंसेंट्रेशन पर अलग अलग कलर शो करता है। यानी कि आपके पास सॉल्यूशन ए है और आपके पास एक सॉल्यूशन बी है, दोनों के ही अंदर आपने सपोज कर लो एसिड डाला है, एसिड 1, और इसके अंदर है एसिड 2 है। अब यहाँ पे जो कलर है, सपोज कर लो ऐसे मैं अपनी तरफ से आपको जिस बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कलर सी आया है और यहाँ पे कलर सी डैश आ रहा है, तो वो कलर के साथ मैच करके जो है वो हमें बताता है कि हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग होती है। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन बदलेगी तो वो जो कलर है उसका वो भी अलग हो जाएगा। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर की कहानी। A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. तो हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल का यूज करते हैं जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, और वो पीएच स्केल डेवलप किया गया है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपली बात बताऊं, जैसे एक आपके पास स्केल होगा, स्केल के ऊपर डिफरेंट कलर्स होंगे और हर कलर को एक नंबर दिया जाता है। उस नंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस सॉल्यूशन में कितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस हैं या फिर कितने हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं। P in pH stands for potence in German meaning power. pH की जो P आ रहा है उसका मतलब जर्मन में पोटेंस है, जिसका मतलब हम लोग पावर से समझते हैं, और H का मतलब है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोनियम आइंस। तो मतलब कितनी पावर है हाइड्रोजन आइंस के एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको शॉर्ट फॉर्म में pH बोला गया है। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. pH स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक मार्क्स किए गए होते हैं। 0 का मतलब है वेरी एसिडिक और 14 का मतलब है वेरी एल्कलाइन। तो मतलब अगर एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वी कैन से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होगा, 0 होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या होगा, 14 होगा। तो पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। 0 stands for very acidic, 14 stands for very alkaline or basic. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution. तो pH एक सिंपली नंबर है जो नंबर हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन आपके पास एसिड है या बेस है। Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. Very important point. अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यानी कि पीएच की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन के क्या होती है, इनवर्सली होती है। तभी तो देखिए वेरी एसिडिक का जो पीएच है वो 0 है,
यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन सबसे ज्यादा होंगे लेकिन पीएच क्या है, सबसे कम है। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग OH की बात करें तो पीएच जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कह सकते हैं हम लोग। हालांकि इसका रिलेशन H पॉजिटिव आयन के साथ है, लेकिन अगर वैसे बात करें जितना पीएच बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड के आयंस की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ये कहना आपसे चाह रहे हैं। pH of a neutral solution is 7। अगर कोई सॉल्यूशन ना एसिड है ना बेस है तो उसका pH विल बी 7 pH होगा। हमने भी बात की जो रीडिंग है pH स्केल के ऊपर वो 0 से लेकर 14 तक है, तो जो इन बिटवीन मिडिल नंबर है 7 वहां पे सॉल्यूशन क्या होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है। Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution। अगर pH की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एसिड की कैटेगरी में रखेंगे और वी विल से कि एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास है अगर pH की वैल्यू 7 से कम है। As the pH value increases from 7 to 14, अगर pH की वैल्यू 7 से 14 या 7 से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है an increase in OH negative ion concentration in solution। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। तो इसका मतलब है एल्कली की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो 7 से कम एसिडिक है, 7 और 14 के बीच में अल्कलाइन या फिर बेसिक है, और 7 पे न्यूट्रल होता है आपका सॉल्यूशन, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो ये कुछ आपको आपकी बुक में ये बनाए हुए हैं सॉल्यूशन और उसकी आपको पीएच दिया हुआ है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है उसका पीएच अराउंड 1.2 होता है। लेमन जूस, नींबू का जूस जो है वो अबाउट 2.2 है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा ये एसिडिक नेचर के हो गए, ज्यादा खतरनाक एसिड कैसे। प्योर वाटर का पीएच 7 है। ब्लड का हल्का सा एल्कली होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये 10 है, इसे हम लोग एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अबाउट 14 है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर बेसिक सॉल्यूशन ये हो गया। इसके अलावा आपको एक्टिविटी 2.11 भी है जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन जो आप लोगों ने बताना है पीएच। मैं अभी आपको वो टेबल शेयर करता हूँ आपकी बुक वाला, और साथ में पीएच का जो कलरिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ टेबल जिसमें आपने ये भरना है कि सलाइवा बिफोर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस, एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, NaOH 1 मोलर सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलर सॉल्यूशन। इन सब का आपने कलर चेक करना है पीएच पेपर के ऊपर। पीएच पेपर ऐसा कलर का होता है, आप देख सकते हो जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 तक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है वो ये है कि 0 पे जो कलर है वो रेडिश हो रहा है, और जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है कलर जो है वो ऑरेंज, फिर येलोइश, फिर हल्का ग्रीनिश, फिर ग्रीनिश ग्रीनिश, और फिर ब्लू की तरफ जाता हुआ डार्क ब्लू हो जाता है। तो मतलब अगर सॉल्यूशन आपका डार्क ब्लू कलर शो कर रहा है तो फिर वो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। और अगर वो रेड शो कर रहा है तो वो हाईली एसिडिक होगा। तो वही है कि कलर आप देखें कि कौन सा इन सॉल्यूशन में आ रहा, और फिर अप्रोक्सीमेट पीएच की वैल्यू, और फिर सब्सटेंस की नेचर की वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। और जो आपको ये गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये सारा इधर से ही डाटा उठाया गया है। तो जब अपन लेमन जूस पुट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर तो इंडिकेटर का जो कलर है वो लाइक दिस ऐसे हो जाएगा, रेडिश येलो, और हम लोग अराउंड 2.2 उसका जो है वो पीएच लिख देंगे। इसी तरीके से जब आप गैस्ट्रिक जूस या फिर प्योर वाटर ऐड करोगे तो जो कलर है सॉल्यूशन के वो रिस्पेक्टिव ऐसे हो जाएंगे। तो इसी से हम लोग आइडिया लगाते हैं पीएच वैल्यू का।
चलिए चलते दोबारा अपनी स्टडी की तरफ। The strength of acids and bases based on the number of H positive ions and OH negative ions produced respectively। तो किसी एसिड या किसी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है कि एसिड कितने ज्यादा हाइड्रोजन की आयंस और बेस कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड की आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये पहले भी डिस्कस किया है। अगर दो एसिड है, दोनों में से जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और दो बेस में से अगर जो बेस ज्यादा हाइड्रोक्साइड की आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा। तो यही बात इन्होंने की है। If we take hydrochloric acid and acidic acid of same concentration, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड लेते हो और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, से 1 मोलर, मोलैरिटी 1 मान लेते हैं, then these produce different amount of hydrogen ions, लेकिन इनके अंदर जो हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज करेगा, एसिडिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, लेकिन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आयंस कम रिलीज होंगे। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा एसिड जो ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। और जो एसिड कम हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करेगा वो अपना वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक की बात वही है, जितने H पॉजिटिव आयंस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने OH नेगेटिव आयंस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एल्कली या बेस। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और रोजाना की जिंदगी में पीएच की इंपॉर्टेंस। Our body works within the pH range of 7 to 7.8। हमारी बॉडी 7 से 7.8 pH की रेंज में काम करती है, मतलब हमारी बॉडी का जो pH लेवल है वो इतना होना चाहिए। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। अगर बारिश वाले पानी का pH 5.6 से कम है तो उस बारिश को हम लोग एसिड रेन कहना शुरू कर देते हैं। तो मतलब अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है और आप उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हो और जो उसका कलर मैच हो रहा है पीएच स्केल पे वो 5.6 से कम हो रहा है तो फिर वो एसिड रेन कहलाई जाएगी। When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water। अब ये जो एसिड रेन है अगर ये नदी में चली जाए, रिवर में चली जाए, तो वो नदी के पानी का पीएच भी क्या कर देगी, कम कर देगी। The survival of aquatic life in such rivers become difficult। तो इससे क्या होगा, जो उस पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका वहां पे सरवाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid। Venus का जो एटमॉस्फेयर है वो गहरे सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है जो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है जहाँ पे क्लाउडी एसिड के हों तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो बारिश है वो तो होनी ही एसिडिक है, तो वहां पे सरवाइव करना इट्स इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का ही एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ओके, तो एक्टिविटी 2.12 में क्या था, इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो सॉइल होते हैं वहां पे उनका पीएच भी मैटर करता है फॉर हेल्थी ग्रो ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की हेल्थी ग्रो करनी है तो उसके लिए जो सॉइल का पीएच है वो भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। अब सॉइल का पीएच चेक करने के लिए इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने बताया है कि पहले थोड़ा सा सॉइल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लें। सॉइल के अंदर आपको क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। उसके बाद एक फिल्टर पेपर के साथ उनको फिल्टर कर लेना। जो आपके पास फिल्ट्रेट बच जाएगा, यानी कि जो चीज आपके पास फिल्टर करने के बाद बच जाएगी, अब उसका हमने क्या करना है, पीएच टेक ओवर करना है। जस्ट अ सेकेंड। इस फिल्ट्रेट का आपका ने पीएच चेक करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ।
और आपको फिर उस सॉइल का पीएच पता चल जाएगा। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पीएच सूटेबल होता है, बट नॉर्मली अगर एक न्यूट्रल सॉइल होती है तो वो जनरल तौर पे यूज की जाती है। अब सपोज करो अगर सॉइल के अंदर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है तो फिर इसका मतलब क्या है, उसे न्यूट्रल करने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं, तो कि वो एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो ये चीज होती है कि पीएच चेक करने का फायदा ये होता है सॉइल का। ओके, नेक्स्ट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, तो उसमें पीएच का क्या रोल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। इसका काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, लेकिन स्टमक यानी पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, अगर खाना नहीं अच्छे से पच रहा, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देगा, एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, और इस वजह से दर्द और चिड़चिड़ाहट होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स, लोग एंट एसिड्स यूज करते हैं और ये बेस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिस को क्या बोला, एंट एसिड, क्योंकि ये एसिड के एंटी होते हैं, एसिड को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। These antacids न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो ये जो एक्स्ट्रा एसिड बन गया है पेट में जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसे ये न्यूट्रल करने का काम करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका पीएच हमने देखा था 10 था। ये एक माइल्ड बेस होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इट ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो मिल्क की तरह व्हाइट हो जाता है, तो इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके होने की वजह पीएच चेंज का होना है। टूथ डिके दांतों का खुरना जिसे आप बोल देते हो। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि टूथ डिके उस स्टेज पे शुरू हो जाता है। Tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. टूथ इनेबल जो दांतों के ऊपर लेयर होती है, जो पेंट होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये बॉडी के अंदर सबसे हार्ड सब्सटेंस, सबसे सख्त सब्सटेंस होता है। It does not dissolve in water, पानी में नहीं घुलता, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। लेकिन अगर माउथ का pH 5.5 से नीचे हो जाए तो फिर ये मतलब करोड खत्म होना शुरू हो जाता है। किसकी बात हो रही है, टूथ इनेमल, जो टूथ के ऊपर लेयर होती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट की बनी होती है। ये पानी के साथ तो कोई असर नहीं दिखाती, लेकिन अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो फिर ये करोड यानी कि गलना यू कैन से शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अब ये माउथ का पीएच 5.5 से कम कैसे जाता है, कहते हैं कि जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो जो हमने खाना खाया होता है या जो शुगर होती है जो रह जाती है दांतों के अंदर, वो उसको डिग्रेड यानी उसको डिकम्पोज करते हैं, और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। तो वही एसिड दांतों की इस लेयर के साथ टकराता है, और जब 5.5 से कम हो जाता है तो फिर वो दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food.
तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको प्रिवेंट, इसको रोकने का, कि जो अपना माउथ है उसको साफ करें खाना खाने के बाद। मतलब जैसे ही आपने कुछ खाना खाया उसके बाद आपको फटाफट कुरली कर लेनी चाहिए, पानी लेना है मुंह में और अच्छे से उसको चारों तरफ घुमा के उसको फिर बाहर की तरफ फेंकना है। Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली बेसिक होते हैं और वो दांतों को साफ करने के काम आते हैं। ये जो अपना एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं और दांतों का जो गलना होता है, जो खुरना होता है, उसको बचा लेते हैं। क्योंकि दांतों डिके की वजह क्या है? एसिड। उस एसिड को खत्म कौन करेगा? बेस। और बेस को किसने खत्म कर, बेस क्या है यहाँ पे? टूथपेस्ट हो गया। तो टूथपेस्ट का यूज करेंगे, बेस जाएगा, एसिड को न्यूट्रल कर देगा और इस तरीके से हमारे दांत साफ हो जाएंगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब खुद की रक्षा कर रहे हैं एनिमल और प्लांट्स, कैसे? केमिकल के थ्रू। चलिए बात करते हैं। Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. जो आपके मक्खी होती है वो कहता एक एसिड रिलीज कर देती है जिसकी वजह से हमें दर्द और चिड़चिड़ाहट होती है। अगर किसी मक्खी ने हमें काट लिया है तो हमें दर्द होता है वहां पे। वो दर्द क्यों हुआ? कि वहां पर एक एसिड रिलीज कर दिया गया है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंज एरिया गिव्स रिलीफ। तो जहां पे स्टंज यानी कि काटा हुआ होता है वहां पर अगर हम लोग बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, तो वो इस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। और माइल्ड बेस यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो हम लोग जो एसिड रिलीज हुआ है उसे न्यूट्रल कर सकते हैं बाय यूजिंग बेकिंग सोडा। Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. नीटल के पत्ते के जो हेयर होते हैं वो स्टिंजिंग यानी कि डसने वाले होते हैं, मतलब वो एक तरह से डंग मारते हैं। तो उनको क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जहाँ पे वो टच करते हैं मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं। मिथेनोइक एसिड HCOOH, जो कि पेन प्रोड्यूस करता है, बहुत दर्द प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग बोलते हैं कि निटल के लीव्स ने हमें डस लिया, तो वो डस क्या रहे हैं? वो एसिड रिलीज कर रहे हैं, मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से वहां पर दर्द होता है। बर्निंग पेन का मतलब क्या है? कैसे लगता है कि जैसे कुछ चीज जल रही है, ये है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। अब कुदरत ने खुद न्यूट्रल करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। नीटल इज अ हर्बेसिस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। नीडल एक वनस्पति वाला पौधा है जो कि जंगलों में उगता है। इट लीव्स हैव स्टिंजिंग हेयर। इसके पत्तों के जो हेयर होते हैं वो डसने वाले होते हैं। विच कॉजेज पेनफुल स्टिंज व्हेन टच एक्सीडेंटली। अगर आप इसको एक्सीडेंटली टच कर लेते हो तो बहुत दर्द होता है, और उसकी वजह क्या है? कि उसके मिथेनोइक एसिड रिलीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम। इस वजह से हुआ क्योंकि इन लीव्स ने मिथेनोइक एसिड रिलीज कर दिया। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant which grows beside the needle in the wild. तो कुदरत ने क्या किया? जहां पर ये नीडल की लीव्स हैं उसी के पास डॉग प्लांट भी उगा दिए, और उस डॉग प्लांट का जो लीफ है उसे एरिया जहाँ पे स्टिंज हुआ होता है वहां पे अगर रब कर लेंगे, रगड़ लेंगे, तो हमें काफी राहत मिल जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि नेचर न्यूट्रल का ऑप्शन दे रही है। जहां पर नीडल के लीव्स हैं, नीडल का मतलब पौधा है, उसी के आसपास कहीं पे डॉग प्लांट आपको मिलेगा, उसका लीव आप यूज कर सकते हो, वो आपको रिलीफ पहुंचा देता है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर नीडल यहाँ पे एसिड रिलीज कर रहा है तो डॉग प्लांट क्या रिलीज कर रहा होगा? बेस रिलीज कर रहा होगा, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता होगा। तो ये बात आपको बताई गई। इसके बाद हमारी बुक में कुछ नेचुरल सोर्सेज और उनके अंदर एसिड की बात की गई है। विनेगर दैट इज सिरका, तो उसमें एसिड होता है एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला आप लिख लो, याद भी कर लो, क्योंकि अगले चैप्टर्स में ये आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी।
सोर मिल्क खट्टा दूध जिसको दही बोलते हैं, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज यानी संतरा, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड है। टामारिंड यानी इमली, तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है। आंट स्टिंज, कोई कीड़ा आपको काट ले तो उसका मतलब उसने कौन सा एसिड रिलीज किया, मिथेनोइक एसिड रिलीज किया। नीडल स्टिंज जो भी पढ़ के आए वो उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, करने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पीएच का इम्पोर्टेंस देखा, काफी सारे पॉइंट पढ़े हम लोगों ने, और इसके अलावा पीएच पेपर का यूज, उसके ऊपर नंबरिंग कैसे की जाती है वो हम लोगों ने देखी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।